Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about hormones. तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पहले पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी हम पहले बहुत अच्छे से देख चुके हैं. आज हम देखेंगे कि ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी केमिकल मैसेंजर्स की, बिकॉज तब तक हम ये समझने में एबल नहीं थे कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं. तो जस्ट मैंने आपको बताया कि कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, आपको उनके टाइप्स भी बताए. आज हम देखेंगे कि ये केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स कहते हैं. मतलब कि बॉडी में कुछ ऐसे फंक्शंस की हमें नीड होती है, वो नेसेसरी होते हैं, जिनके लिए कुछ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज किए जाते हैं. कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन, कोई टिश्यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हुआ, एक टिश्यू है, ठीक है, बॉडी का कोई पार्ट है, उसने कुछ केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज किया. वो कहाँ जाएंगे, वो ब्लड से होते हुए, कहाँ से होते हुए जाएंगे, वो ब्लड से होते हुए जाएंगे, ब्लड वेसल से, ब्लड आर्टरीज, वेन्स या वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स, कहीं से भी जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, ब्लड से होते हुए जाएंगे. उनके पास अपनी डक्ट नहीं होती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं. तो हमने देखा था कि ये जो केमिकल मैसेंजर्स है, जो ब्लड में जाते हैं केमिकल मैसेंजर्स, इन्हें हमने क्या कह दिया, हॉर्मोन्स कह दिया. सो हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सिंथेसाइज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड ने सिंथेसाइज किया एंड वो जाएंगे टारगेट टिश्यू के पास, टारगेट ऑर्गन के पास. Based on chemical nature, hormones are classified into three types. First question, hormones क्या होते हैं, chemical messengers है. Second is chemical nature के basis पे ही इन्हें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेरॉइड, प्रोटीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द अमीनो एसिड्स कॉल्ड टायरोसिन. या हम क्या कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स है किसके, टायरोसिन के. एंड टायरोसिन क्या होता है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है. अब बात की जाए स्टेरॉइड्स वाले हार्मोन्स की, कि स्टेरॉइड्स वाले हार्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं, तो दैट इज एल्डोस्टेरॉन, 11 डी ऑक्सी, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, डीहाइड्रो, टेस्टोस्टेरॉन, डीहाइड्रो, एपिन, एपिन एंड्रोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेंडियन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सभी क्या है, सभी स्टेरॉइड्स हार्मोन है. मतलब इंपॉर्टेंट चीज तो हमें ये पता चली कि वो जो एड्रिनल ग्लैंड वाले हैं वो, साथ ही में जितने भी गोनाड्स वाले हैं वो सभी क्या है, स्टेरॉइड्स है. प्रोटीन्स हार्मोन्स की बात की जाए तो उनके अलावा जो भी बचे, कौन कौन से, थायराइड, जीएच, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, पैराथ्रोम्बिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेनिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, HCG एंड ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोमेमोटॉफिन. इट मींस जितने भी पिट्यूटरी से हुए हैं वो, जितने भी पेनक्रियास से हुए हैं वो, एंड साथ ही में जो स्पेशल हॉर्मोन्स है जैसे कि HCG, वो भी कहाँ से होगा, वो भी क्या है, प्रोटीन ही है. बात की जाए टायरोसिन की, तो टायरोसिन से हमें एक चीज याद करनी है, टी, टायरोसिन अमीनो एसिड्स टी. तो जो T3 एंड T4 है वो दोनों क्या है, टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है. साथ ही में एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये कहाँ पे है, एपिनेफ्रिन, एड्रिनल ग्लैंड्स वाले, ठीक है, वो भी क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन है. एंड साथ ही में डोपामिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंड वो भी क्या होता है, टायरोसिन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है. आगे हम देखें स्टेरॉइड हार्मोन्स. तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स आर द हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और इट्स डेरिवेटिव्स. अब हम हमेशा पढ़ते हैं जब, या आपने कोई मेडिसिन लेते हैं हम, तो कहते हैं ना इसमें स्टेरॉइड्स है. तो क्या मीनिंग होता है उन स्टेरॉइड्स का, दैट वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो जो हार्मोन्स होते हैं, वो किसके मिलके बने होते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल के या कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स के. एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो सिक्रेटेड किए जाते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं कैसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, गोनाड से एंड प्लेसेंटा से. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो एमसीक्यू हमें मिल गए हैं. फर्स्ट थिंग, स्टेरॉइड हार्मोन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, एंड सेकंड कि कौन कौन सी साइट्स है जहां से स्टेरॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट किया जा सकता है. प्रोटीन हार्मोन्स की बात की जाए तो प्रोटीन हार्मोन्स बहुत बड़े होते हैं एंड स्मॉल पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं. प्रोटीन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एसीटीएच, जीएच, एफएसएच, एलएच सभी, पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड पेनक्रियास एंड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के कौन से हैं, एचसीजी,
ठीक है, तो एचसीजी टाइप के हार्मोन्स, ये सभी क्या है, प्रोटीन है। टायरोसिन डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो टू टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं स्पेशली, मैंने आपको बताया, एक तो थायराइड हार्मोन्स एंड एक एड्रिनल वाले, एड्रिनल मेड्यूलर हार्मोन्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या पता चली एमसीक्यू में, जो हमें याद करना है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कौन से हार्मोन्स है, वो है स्टेरॉइड्स, एंड जो एड्रिनल मेड्यूला है उसके हार्मोन्स कौन से हैं, टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले हम नेक्स्ट बात की जाए हार्मोन्स के एक्शन की, कि हार्मोन्स का एक्शन होता कैसे है। तो देखिए, जितने भी अपने हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली तो टारगेट सेल्स पे पास जा ही नहीं सकते हैं। सो हार्मोन डज नॉट एक्ट डायरेक्टली ऑन टारगेट सेल, फर्स्ट इट कंबाइन विथ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टारगेट सेल्स एंड फॉर्म ए हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स induces various changes or reactions in the target cell। मतलब ये अपना क्या था, केमिकल मैसेंजर, कहाँ से आया है, ब्लड से आया है। अब ये अपना क्या है, टारगेट टिश्यू है, ये अपना क्या है, टारगेट टिश्यू है। तो मैंने एक चीज समझ ली कि जब ये जो है अपना है, ये जो अपना हार्मोन है, ये जब भी इसमें आएगा, ब्लड में आएगा, तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उसको उस रिसेप्टर के साथ क्या होना पड़ेगा, बाइंड होना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो बाइंड होगा वो अंदर जा सकता है, एंड उस वक्त क्या होंगे, सेल में या टिश्यू में चेंजेस होंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होगी, कुछ चेंजेस होंगे। हार्मोन रिसेप्टर्स की बात की जाए तो दीज आर द लार्ज प्रोटीन्स present in the target cells. Each cell has thousands of receptors, but each receptor is specific for one single hormone. That is, each receptor can combine with only one type of hormones. Thus, a hormone can act on a target cell only in the if the target cell has the receptor for the particular hormone. मतलब कि जो जो हम की एंड लॉक थ्योरी पढ़ते हैं, की एंड लॉक किसमें, एंजाइम्स में, सेम वैसा ही कहाँ है, यहाँ पे भी है। मतलब कि एक की है, एक हार्मोन है, एक केमिकल मैसेंजर है, वो किसके लिए एक्ट करेगा, एक स्पेशल रिसेप्टर के लिए ही एक्ट करेगा। अब जैसे हार्मोन्स की कोई हम काउंटेबल नहीं है, हार्मोन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे ये जो रिसेप्टर्स है इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स स्पेसिफिक है किसी एक हार्मोन्स के लिए, जैसे कि की एंड लॉक में होता है वैसे ही। जैसे कि एक एक चाबी है, उससे वही ताला खुल सकता है, एंड उस ताले को खोलना है तो हमें उस चाबी की नीड है। वैसे ही अगर इन रिसेप्टर्स के साथ में कोई चेंजेस चाहिए, कोई रिएक्शन चाहिए, किसी को कंबाइन करवाना चाहते हैं, तो हमें उस स्पेसिफिक हार्मोन्स की नीड तो पड़ेगी। ठीक है, सिचुएशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर्स, अब अलग अलग टाइप की सिचुएशंस होती है। कैसे, कि वो जो प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, उनकी अलग अलग रिएक्शंस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, कि जो सिचुएशंस है वो सिचुएशंस कैसे अलग अलग होती हैं। तो देखते हैं हम सिचुएशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर्स। अब ये जो हार्मोन अपने रिसेप्टर्स हैं are situated either in the cell membrane or cytoplasm or nucleus or in the target cells। मतलब ये जो रिसेप्टर्स है ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो यहाँ सेल वॉल में ही प्रेजेंट होंगे, वो सेल वॉल में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो न्यूक्लियस के अंदर भी, न्यूक्लियस के वॉल पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन पर है, ये जो ब्लू वाले जो सेल मेम्ब्रेन पर है, रिसेप्टर्स ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स एंड एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैटेकोलामाइंस आर सिचुएटेड इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ कौन से मेम्ब्रेन पर कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन पर एक तो प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स, जो हमने प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स पढ़े थे वो, एंड कैटाकोलामाइंस कौन से, एड्रिनल मेडुला वाले। अब इसने क्या कहा, एक तो प्रोटीन्स वाले प्रेजेंट होते हैं, एंड एक जो टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है, बट कौन से, ओनली एड्रिनल मेडुला वाले। वो सभी कहाँ होते हैं, वो सब यहाँ होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में। ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर कौन से होते हैं, यहाँ पर होते हैं ओनली एंड ओनली स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स। एंड न्यूक्लियस में कौन से होते हैं, थायराइड वाले हार्मोन्स। मतलब कि जो टायरोसिन के डेरिवेटिव्स थे, टायरोसिन के हमने देखे थे कि जो टायरोसिन है अपना, उसके डेरिवेटिव्स कितने थे, टू टाइप्स के टायरोसिन के डेरिवेटिव्स थे। एक तो कौन से थे, थायराइड ग्लैंड वाले, एंड एक कौन से थे, एड्रिनल मेडुला वाले। तो ये जो एड्रिनल मेडुला है वो कहाँ होते हैं, वो तो सेल मेम्ब्रेन पे ही होते हैं, एंड जो थायराइड वाले हैं वो उसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, इस न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। अब क्या होगा आगे चल के, तो देखो, रिसेप्टर है, वो किससे कंबाइन हुआ, हॉर्मोन्स के साथ कंबाइन हुआ, सेकंड मैसेंजर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये सेकंड मैसेंजर क्या है,
तो ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे और एंजाइम का एक्टिवेशन होगा। सेम ऐसे ही क्या होगा, थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स जब आएंगे तो क्या होगा, डीएनए के साथ रिएक्ट करेंगे, डीएनए किसमें चेंज हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए में, एंड उससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन से जो रिसेप्टर्स है, जो सेल मेम्ब्रेन पर है या न्यूक्लियस में है या साइटोप्लाज्म में है, उनका क्या होगा, कैसे रेगुलेट किए जाएंगे। तो रिसेप्टर प्रोटीन्स आर नॉट फिक्स्ड स्टैटिक कंपोनेंट, देयर नंबर्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन वेरियस कंडीशंस। मतलब ये जो रिसेप्टर्स है ना, इनका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, ये इंक्रीज भी हो सकते हैं एंड डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो कब होंगे, व्हेन ए हार्मोन इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, the number of receptors of that hormone decreases due to binding of hormones with receptors। मतलब कि क्या हुआ, कि जो अपना हार्मोन है, वो हार्मोन की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, कहते हैं ना इसके इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन कुछ ज्यादा ही होता है, कुछ ज्यादा ही हार्मोन्स एक्टिव है। तो हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होता था, तो हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होता था ना, तो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, रिसेप्टर्स क्या होंगे, कम पड़ जाएंगे ना। तो क्या होगा, उस सिचुएशन को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि हॉर्मोन्स जो है, हमने जो हॉर्मोन्स है उनकी क्या होगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा, सो सॉरी, उनका क्या होगा, हार्मोन सिक्रेट ही नहीं होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स तो उससे ज्यादा ही रहेंगे बॉडी में, क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक नंबर है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो रेगुलेशन कहते हैं। मतलब कि रिसेप्टर्स के बेसिस पे, रिसेप्टर्स कम है तो डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर्स ज्यादा है तो अप रेगुलेशन, एंड जो हॉर्मोन्स है वो इससे हमेशा अपोजिट होंगे। ठीक है। Hormones in the form of hormone receptor complex enters in the target cell by means of endocytosis and executes the action। मतलब हॉर्मोन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे रिसेप्टर्स के साथ में, बॉडी में या टारगेट सेल में एंटर हो जाएंगे एंडोसाइटोसिस से, एंडोसाइटोसिस से एंटर हो जाएंगे, एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर इंटरनलाइजेशन सम रिसेप्टर्स आर रिसाइकल्ड, कुछ रिसेप्टर्स वापस चले जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, एंड न्यू रिसेप्टर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक वापस से बन जाएंगे, लेकिन बहुत से 80% क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। Formation of new receptors takes a long time, so the number of receptor decreases when the hormone level is increases। रिसेप्टर्स को बनने में काफी टाइम लगता है। ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। अब ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन कैसे होगा, अब हमने ये तो देख लिया कि बॉडी में आ चुका है, टारगेट सेल में आ चुका है। ठीक है, नॉट बॉडी, टारगेट सेल में आ चुका है। तो हॉर्मोन्स डज नॉट एक्ट ऑन द टारगेट सेल डायरेक्टली, इट हैव टू कंबाइन विथ रिसेप्टर्स टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन द हार्मोनल एक्शन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये क्या कर सकता है, एक्शन कर सकता है, लेकिन तीन प्रोसेसेस है, तीन मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज बाय चेंजिंग परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा। या बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, जो एंजाइम्स है टारगेट सेल में, टारगेट टिश्यू में, उसके एक्टिविटी चेंज कर देगा एंड उन्हें एक्टिव कर देगा। ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन जीन्स, या जो जीन्स है न्यूक्लियस के पास में जो जीन्स पड़ी है उनको भी क्या कर सकता है, उन पर भी क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं यहाँ से। ओके, बाय चेंजिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी फर्स्ट जो अपना था वो कैसे होगा, सो न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्ट बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, in an NMJ, when an impulse reaches the axon terminal of the motor nerves, acetylcholine is released from the vesicles. Acetylcholine increases the permeability of the postsynaptic membrane for sodium by opening the ligand gated sodium channels. So sodium ions enter the NMJ from ECF through the channels, cause the development of endoplate potential। आप चाहें तो आप यहाँ पर
इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, लेकिन इसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये क्या था, एक एक्सोन था, ठीक है, दिस इज द एक्सोन, ठीक है। ये क्या था, सेकंड किसी का डेंड्राइट्स था, एंड ये अपनी, ये वाला जो अपना स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। यहाँ क्या थे, वेसिकल्स थी, उन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड था, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड था। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुई, ये जब यहाँ पे आई तो ये बर्स्ट हो गई, यहाँ आ गया है ये, ऐसा ही कुछ होगा। अब ये क्या होंगे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनसे कौन आएगा, एसिटाइल कोलिन आएगा, ACH, एसिटाइल कोलिन आएगा। ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा परमेबिलिटी ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की फॉर सोडियम। अब क्या हो सकते हैं, सोडियम एंटर कर सकते हैं, क्या होगा, Na+। यहाँ पे आपको पता होगा कैल्शियम गेट चैनल्स भी होते हैं, तो सोडियम की जो परमेबिलिटी है ना उसको एक्टिव कर देगा, कहाँ पे, पोस्ट साइनेप्टिक पे, पोस्ट साइनेप्टिक, दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अब सोडियम आयंस क्या हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, ठीक है, कहाँ से, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो यहाँ से ये जो Na+ आयंस है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। तो ये जो ACH है इसने क्या किया, ये जब यहाँ पे आया रिसेप्टर के साथ मिला एंड उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये हम इस छोटे से चार्ट से पढ़ते हैं, फ्लो चार्ट से। सबसे पहले क्या हुआ, मोटर नर्व फाइबर्स थे, उसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, इम्पल्स जनरेट किए, उसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल्स है वो खुल गए, यहाँ कैल्शियम चैनल्स पाए जाते हैं जो कि ओपन हो गए हैं। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ECF, यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम आयन आएगा, एंड इस कैल्शियम आयन ही क्या करता है, प्रेशराइज करता है, किसको प्रेशराइज करता है, इन वेसिकल्स को, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को, कि आप खुले है, आप बर्स्ट हुई है, जैसे ही वो बर्स्ट होती है तो उनमें से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड हो जाएगा, किसके साथ बाइंड होगा, रिसेप्टर्स के साथ, एंड फॉर्मेशन कर देगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जब यहाँ पे आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे एसिटाइल कोलिन, तो क्या होगा, सोडियम के जो चैनल्स है वो फूल जाएंगे। अब ये सोडियम कहाँ आ सकता है, इस डेंड्राइट्स के पास में आ सकता है, ऐसा ही होगा। तो ये सोडियम आयंस आ जाएंगे जिससे कि एंडोप्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा, एंडोप्लेट पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा। अब इसके जनरेशन की वजह से क्या होगा, ये जो मसल फाइबर है, ये जो मसल है, यहाँ पे कौन है, एक मसल है, इस मसल में क्या होगा, NMJ है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो एक नर्व एंड एक मसल, तो नर्व से क्या होगा, मसल में जब क्या हुआ, जो ये इम्पल्सेस है वो ट्रांसफर हुए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगी, ठीक है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगी, एंड उसकी वजह से क्या होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, चले हम, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स, प्रोटीन हार्मोन्स एंड कैटेकोलामाइंस, प्रोटीन हार्मोन्स एंड एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स, ये कैसे एक्ट करते हैं, तो ये इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स पर एक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, फर्स्ट मैसेंजर एंड सेकंड मैसेंजर्स यहाँ बनेंगे, वो जो हार्मोन्स था वो एक्ट करेगा किसके ऊपर, टारगेट सेल्स पर, इज कॉल्ड फर्स्ट मैसेंजर और केमिकल मेडिएटर्स, इट कंबाइंस विद द रिसेप्टर एंड फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जो अभी तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं सेकंड मैसेंजर्स क्या होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स activates the enzymes of the cell and causes the formation of another substance called the second messengers। मतलब कि अभी हमने क्या देखा था कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास में कौन आएंगे, प्रोटीन एंड एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स आएंगे, वो आके उसने इसको एक्टिवेट किया, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, तो दैट इज फर्स्ट मैसेंजर। अब ये फर्स्ट मैसेंजर जो कॉम्प्लेक्स बना है ना वो कहाँ जाएगा, सेल के एंजाइम्स के पास जाएगा एंड उनके साथ मिलके सेकंड मैसेंजर बना लेगा। मतलब सेकंड मैसेंजर के पास कौन कौन है, एक तो मान लीजिए प्रोटीन है, एक उसके पास कौन है, रिसेप्टर है, एंड एक उसके पास कौन है, एंजाइम्स है, ठीक है। तो उसके पास क्या हो गए हैं, ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। Second messenger produces the effects of the hormone inside the cells. Protein hormones and catecholamines act through second messenger. Most common second messenger is cyclic AMP, adenomonophosphate. यही होता है साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन
3,5 मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक एएमपी, एएससीएएमपी भी कहते हैं इसे, या साइक्लिक एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट भी हम इसे कहते हैं। वो बहुत मोस्ट कॉमन क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर्स है। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। फॉर्मेशन ऑफ सीएएमपी इज रोल ऑफ जी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स का क्या होगा यहाँ पे काम, जी प्रोटीन्स और गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन्स आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सिचुएटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन से रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, नीचे वाली सेल मेम्ब्रेन जी प्रोटीन्स के साथ में जुड़ जाएगा। These proteins play an important role in the formation of CAMP. Each G protein is molecule is made up of trimeric, मतलब कि 3 सब यूनिट से मिलके बनते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, द अल्फा सब यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्शंस। इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पता होनी चाहिए तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है बायोलॉजिकल एक्शंस के लिए। एंड ये बाउंड हो जाती है गुआनासिन डाइफॉस्फेट के साथ, जीडीपी के साथ, एंड क्या बनाती है, अल्फा जीडीपी कॉम्प्लेक्स या यूनिट बनाती है। The alpha subunit is also having the intrinsic enzymes activities called GTPase activities. अब बीटा एंड गामा सब यूनिट का क्या यहाँ पर क्या फंक्शन है, तो बीटा एंड गामा सब यूनिट्स ऑलवेज बाइंड टुगेदर टू फॉर्म बीटा गामा डाइडाइमर। एंड डी डाइमर्स जो ये बनेंगे, डी डाइमर्स कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द सम एक्शंस इन द इनएक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स। ये दोनों क्या करते हैं, बोथ अल्फा जीटीपी यूनिट्स एंड बीटा गामा डाइमर्स, ये क्या करेंगे, तीनों यूनाइटेड हो जाएंगे। कब, जब जी प्रोटीन्स क्या है, इनएक्टिवेट है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब बात करें ये सीएमपी हुआ कैसे, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीएमपी देखें तो हार्मोन्स बाइंड होगा विद द रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म हार्मोन सेल हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि फर्स्ट मैसेंजर यहाँ पर बन जाएगा। इट एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन, जो कहाँ थे, अंदर की साइड, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड थे। जी प्रोटीन ने क्या किया, जीडीपी को रिलीज किया एंड अल्फा जीडीपी यूनिट बन गई है, जो कि यहाँ बनी होगी, ये रही अल्फा, ये रही अल्फा जीडीपी यूनिट बन गई है। ठीक है, द अल्फा सब यूनिट नाउ बाइंड विद न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ जीटीपी। अब ये क्या होगा, अल्फा इस जीटीपी के साथ मिलके ये अल्फा जीटीपी बना लेंगी। ठीक है, दिस एक्सचेंज ट्रिगर्स द डिसोसिएशन ऑफ अल्फा जीटीपी यूनिट एंड बीटा गामा डाइमर। ये रहा बीटा गामा डाइमर। ठीक है, दो यूनिट्स बन गई है अब अपने पास। बोथ अल्फा जीटीपी एंड बीटा गामा डी डाइमर नाउ एक्टिवेट द सेकंड मैसेंजर्स पाथवे। इन दोनों ने मिलके क्या किया, इन दोनों ने मिलके सेकंड मैसेंजर पाथवे को एक्टिवेट किया। द अल्फा जीटीपी यूनिट एक्टिवेट्स द एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या किया, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। Most of the adenyl cyclase protrudes into the cytoplasm of the cell from inner surface of the cell membrane. Cell membrane में ही present होता है। अब this activated adenyl cyclase converts the adenosine triphosphate of the cytoplasm into CAMP. इस ATP की वजह से क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CAMP में। कौन से एंजाइम की हेल्प से, एडिनाइल साइक्लेस की हेल्प से। ठीक है, तो हम बहुत सी रिएक्शंस में पढ़ते हैं एटीपी कन्वर्ट हो जाता है सीएएमपी में। अब हमें याद रहेगा कि एटीपी अपने आप तो कन्वर्ट नहीं होता है, अल्फा जीडीपी होगा, वो अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट होगा, बीटा एंड गामा डी डाइमर होंगे, वो दोनों एक्टिवेट करेंगे एडिनाइल साइक्लेस को। अब क्या होगा, activated adenyl cyclase converts the adenosine triphosphate to the cytoplasm into the CAMP when the action is over। जब एक्शन ओवर हो गया है, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, अल्फा सब यूनिट हाइड्रोलाइजेस द अटैच्ड जीडीपी जीटीपी टू जीडीपी। किस में कन्वर्ट कर देगा, जीटीपी टू को जीडीपी में। दिस बाय दिस जीटीपेज एक्टिविटी, मतलब कि ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जीडीपी में। एंड दिस अलाउज द रीयूनियन ऑफ अल्फा सब यूनिट विथ बीटा गामा डी डाइमर एंड कम्युनिसिंग ए न्यू साइकिल। मतलब कि जीटीपी वापस से कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी में, पहली वाली सिचुएशन में आ गया है। एंड ये जो अल्फा जो अलग किया था वो भी जाके किस में मिल गया है, डी डाइमर में मिल गया है, और वापस से एक तीनों ने एक यूनिट बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए एक्शन ऑफ सीएएमपी, कि सीएएमपी ने काम क्या किया है, टारगेट सेल पर कुछ तो काम किया होगा। तो क्या काम किया है, तो देखिए फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर, सेकंड इज अल्टरेशन इन द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी
चेंज हुई है, उसकी वजह से क्या हुए हैं, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस इन द इनसाइड द सेल, सब्सटेंसेस बनाए हैं जैसे कि अभी उसने एक एंजाइम बनाया और एंजाइम की वजह से एक रिएक्शन हुई, सिक्रेशन और रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस बाय द टारगेट सेल एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट सेल। सिक्रेशन हुआ है एंड रिलीज हुआ है किसका, कुछ सब्सटेंसेस का, ठीक है। अदर सेकंड मैसेंजर्स, अब CAMP के अलावा भी तो बहुत से सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयंस एंड कैल मॉड्यूलिन। मैनी हॉर्मोन्स एक्ट बाय इंक्रीज द कैल्शियम आयंस, जब कैल्शियम आयंस जो है वो इंक्रीज होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स तभी एक्ट करते हैं which functions as second messengers along with another protein called calmodulin या troponin C। इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये दोनों क्या, इन दोनों के साथ मिल कौन सकता है, कैल्शियम मिल जाता है। एंड किसको बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, या हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेट करेगा किसको, हॉर्मोन्स को। कैलमोड्यूलिन इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स एंड ट्रोपोनिन सी इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स। तो हमें दोनों का पता है कि दोनों कहाँ होते हैं, कैलमोड्यूलिन होता है स्मूथ मसल्स में एंड ट्रोपोनिन सी होता है स्केलेटल मसल्स में। Calcium calmodulin complex activates the various enzymes in the cell. Common enzymes activated by calcium calmodulin complex is the myosin kinase। इन दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया एंड किसको एक्टिवेट किया, इस मायोसिन की जो लाइट चेन थी उसे एक्टिवेट किया मायोसिन काइनेज की हेल्प से। मायोसिन काइनेज कैटालाइज द रिएक्शन रिजल्टिंग इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन होगा, मायोसिन एक्टिवेट होगा, एटीपीज बनाएगा एंड एटीपीज से मसल कॉन्ट्रैक्शन इजीली हो सकेगा। इन द स्केलेटल मसल कैल्शियम आयंस बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी विच इज सिमिलर टू, सेम फंक्शन कहाँ होगा, स्केलेटल मसल में होगा, वहां कैलमोड्यूलिन की जगह कौन जुड़ जाएगा, ट्रोपोनिन सी जुड़ जाएगा। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट IP3 वो क्या है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल बाइफॉस्फेट है PIP2, formed from the hormone receptor complex that is activates the enzyme phospholipase। एंड इसने क्या कन्वर्ट किया, इसने PIP2 को IP3 में, मतलब कि इसको इसमें कन्वर्ट किया। IP3 एक्ट करता है प्रोटीन काइनेज C पर एंड क्या कॉज करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, जिसमें क्या होगा, कैल्शियम का रिलीज होगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। नेक्स्ट बात की जाए बाय डाई असाइल ग्लिसरॉल की, तो ये कुछ नहीं होता है, PIP2 से ही प्रोड्यूस होता है एंड किस पर एक्ट करेगा, प्रोटीन काइनेज सी के जैसे ही एक्ट करेगा। CGAMP की बात की जाए, CGMP क्या होगा, इसका फंक्शन सेम होता है CAMP के जैसा ही, लेकिन एक्ट किस पे करेगा, प्रोटीन काइनेज ए पर करेगा। जो अभी हमने देखा प्रोटीन काइनेज ए, उस पर ये एक्ट करेगा। बाय एक्टिंग ऑन जीन्स की बात की जाए तो थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स एग्जीक्यूट देयर फंक्शंस बाय एक्टिंग ऑन जीन्स। जो थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो किस पर एक्ट करते हैं, न्यूक्लियस पर, इन शॉर्ट जीन्स पर। तो कैसे एक्ट करेंगे, हार्मोन्स एंटर्स इन द interior of the cell and binds with the receptor in the cytoplasm, that is steroid hormones, or in nucleus by the थायराइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स साइटोप्लाज्म के साथ बाइंड होंगे एंड थायराइड हार्मोन्स न्यूक्लियस के साथ में बाइंड होंगे एंड एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के पास, DNA के पास जाएगा इन शॉर्ट, एंड बाइंड हो जाएगा DNA से, जो कि मैसेंजर RNA के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएंगे। अब क्या बन चुका है, यहाँ पर मैसेंजर RNA बन चुका है। ये मैसेंजर RNA मूव आउट होगा, कहाँ से निकल जाएगा, न्यूक्लियस से निकल गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है एंड कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा, उसे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एंड एक्टिवेट जो ये राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से क्या होगा, एक प्रोटीन रिस्पॉन्स देगा इन द टारगेट सेल्स, जो भी उसको रिस्पॉन्सेज दे रहे होंगे फॉर द हार्मोन सिक्रेशन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू।